दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट से और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि सेकंड पेपर में सोशल साइंस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो नहीं वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रेमेडीज, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन सी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन डी, अवेलिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो कुछ इंफॉर्मेशन और भी जान लीजिए इसके बारे में कि मूल संविधान की क्या है, सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 19 को 44वें संविधान संशोधन से क्या किया, हटा दिया गया था और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद आर्टिकल जो है 300A क्या है, 300A के तहत कानूनी अथवा विधिक अधिकार बनाया गया है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अथवा विधिक अधिकार है, तो इसलिए ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोविजन ऑफ मिड डे मील स्कीम इन स्कूल इज एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फंडामेंटल राइट ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। तो ऑप्शन ए, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ऑप्शन बी, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। ऑप्शन सी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त जीवन का अधिकार नामक मौलिक अधिकार का विस्तार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में आर्टिकल जो 21 है उसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा और यह अधिकार क्या है, प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ द जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है रेड टेपिज्म इन ब्यूरोक्रेसी और नौकरशाही में लाल फीताशाही। ऑप्शन बी, इनऑर्डिनेट डिले इन कंप्लीशन ऑफ ट्रायल बाय जुडिशरी, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। ऑप्शन सी, लॉन्ग सिस्टम ऑफ अपील्स गोइंग थ्रू वेरियस लेवल, अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन डी, ग्रांट ऑफ बेल टू द एक्यूज्ड, आरोपी को जमानत दे देना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनऑर्डिनेट डिले इन कंप्लीशन ऑफ ट्रायल बाय जुडिशरी, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। देखिएगा, जो कि इंसाफ में क्या है, देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा जो है भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होने का प्रमुख समस्या को दर्शाता है। लंबित मामलों की देरी में क्या है, सुनवाई होना या यह याचिकाकर्ता के अधिकार का क्या है, हनन है और इनके प्रमुख कारण यह है कि बढ़ती अपराध दर है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कि न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित का देरी होना। काफी अपराध बढ़ जा रहे हैं ना, इसीलिए तो बढ़ती अपराध दर है ये कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006
is a law which recognize the rights of dash 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो डैश के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है फॉरेस्ट डेवलपर्स वनवासी, सेकंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति, थर्ड है पेपर मिल ऑनर पेपर मिल मालिक, फोर्थ है एनिमल राइट एक्टिविटीज जानवर अधिकार कार्यकर्ता। पीछे देखिए आपका ऑप्शंस होगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द कोड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए कोटों में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है कि ए एंड डी, ऑप्शन बी ओनली ए, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी ओनली डी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी। देखिएगा ए और बी मतलब कि फर्स्ट और सेकंड, वनवासी और अनुसूचित जाति। ठीक है, 2006 में लागू हुआ क्या है वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो वनवासी और अनुसूचित जो जनजाति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है और यह अधिनियम उन अधिकारों को मान्यता प्राप्त करता है जिन पर ये समुदाय विभिन्न प्रकार की क्या है जरूरतों के लिए निर्भर थे, जिनमें आजीविका, निवास और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताएं क्या है शामिल है। तो यह अधिनियम आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का क्या है अधिकार देता है। वन निवासियों के अधिकारों का क्या है विस्तार लघु वनोत्पाद चराई क्षेत्रों तक है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है करेक्ट है, ए और बी, वनवासी और अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, marginalization is often associated to experiencing which of the following condition, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ क्या है हाशियाकरण प्राय संबंधित होता है। ऑप्शन ए डिसएडवांटेज अभाव वंचन, ऑप्शन बी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, ऑप्शन सी इक्वालिटी समानता, ऑप्शन डी प्राइड गर्व। यहाँ पे दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि हाशियाकरण क्या होता है। हाशियाकरण का मतलब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एनसीईआरटी की हिस्ट्री में या पॉलिटी में ये चैप्टर कहाँ का है, ये आप जरूर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हाशियाकरण क्या होता है। अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर को तो आप अच्छे से आंसर दे लोगे। हाशियाकरण का मतलब एक तरीके से उसका अर्थ ये समझो कि समाज का क्या है मुख्य भाग क्या है। हाशियाकरण का मुख्य भाग आप समाज के नहीं है, समाज में दबे हुए लोगों को क्या है हाशिया पर माना जाता है। ठीक, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बी क्या है करेक्ट आंसर, ए और बी। ये डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन देखिए कैसे, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। तो जो अभाव और वंचन और भेदभाव अनुभव करने के साथ हाशियाकरण क्या है प्राय क्या है संबंधित होता है। धार्मिक सांत्वना संतावना जो भी है सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म सुधार और शिक्षा, इन सभी मामलों में क्या है संघर्ष का चुनाव उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें हाशियों पर क्या है हाशियों पर रहने वाले लोग खुद को करते हैं। तो ऐसे कई सारे क्या है एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जहां हाशिए पर रहने वाले वर्ग जो है दूसरों के वर्चस्व का क्या है विरोध करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसलिए करेक्ट है। डिसएडवांटेज और भेदभाव ये हाशिए का क्या है इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आगे ए एंड आर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एसोसिएशन ए में दिया है कि ब्रांडिंग मीन्स मतलब स्टैंपिंग अ प्रोडक्ट विथ अ पर्टिकुलर नेम और साइन सो एज टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। अभी कथन में दिया है ए में कि ब्रांडिंग का अर्थ है कि किसी भी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग मतलब कि भिन्न दिखे। रीजन में दिया है कि ब्रांडिंग कम फ्रॉम कैटल ग्रेजिंग वेयर ऑनर थॉट ऑफ मार्केटिंग देयर कैटल टू अवॉइड मिक्सअप। कारण में है कि ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है जहां मालिक ने
पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा है। तो इसका जो यहाँ पे दिया गया होगा, इसका ऑप्शंस, विकल्प, ये सारे ऑप्शन है, इसमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो ए है, ए की आर क्या है, सही व्याख्या करता है। तो इसलिए ए कैसे करता है देखिएगा। जो आपका ब्रांडिंग का अर्थ है ना, ब्रांडिंग का अर्थ है कि किसी भी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की क्या है, मोहर लगाना, ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से क्या है, अलग, मतलब कि भिन्न दिखे। तो उत्पादों से जुड़ा एक क्या है, ब्रांड, एक मूल्य होता है जिनके साथ उपभोक्ता अपने को क्या है, जोड़ता है। तो ब्रांडिंग और जो है दागना पशुपालन की क्या है, पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर क्या है, पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा है। ठीक, तो उदाहरण में जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, शॉप जो साबुन होती है तो बहुत सारी मार्केट में है ना, तो लेकिन हर कंपनी क्या है, उसको, हर कंपनी को अपने शॉप या साबुन को जो मतलब एक अलग नाम देना होगा ना। तो ऐसा करने से क्या है, वो साबुन का एक क्या है, एक ब्रांड बन जाता है, बनाते हैं ना, एक ब्रांड हो जाता है। तो इसलिए ए और आर क्या है, दोनों सही है। ये जो ए है और आर क्या है, दोनों सही है। ए की आर क्या है, सही व्याख्या करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक्सप्लेन रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा। कौन से जो बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के बुद्ध संघ है, ये गलत पढ़ दिया मैंने बाय मिस्टेक, सॉरी। कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए है सुत्त पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक जो है, और ऑप्शन डी है बुद्ध चरिता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, विनय पिटक। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए क्या है नियम, विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो ये सुत्त पिटक है, इसमें क्या है, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का प्रश्नोत्तर के रूप में वर्णन है। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, विनय पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिटी ऑफ कन्नौज वाज अ पॉइंट ऑफ कंसेशन एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग डेस्टिनीज। कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था। तो ऑप्शन ए है कि प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, पाल, पल्लव, ऑप्शन सी पल्लव, पाल, प्रतिहार, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पल्लव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ठीक है, कैसे देखिए, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो है, ये तीनों क्या है, तीनों राजवंशों के मध्य क्या है, त्रिकोणी जो है, त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था 783 ईस्वी से 783 ईस्वी से 950 ईस्वी तक चलता रहा था ये त्रिकोणी संघर्ष। और कन्नौज पर हर्ष के पश्चात राष्ट्रकूटों, गढ़वालों एवं प्रतिहारों ने क्या है, शासन किया था। तो इसलिए कन्नौज नगर में जो वंश थे, कौन से वंश के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था, तो वो था प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले तो मैं ये मैच वाले क्वेश्चन देख के मुझे याद आ गया कि मैंने जो पिछला जो प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें एक क्वेश्चन था जिसका मैंने आंसर बाय मिस्टेक गलत बता दिया। मैच मैंने सही किया था बट उसमें जो आंसर था उसमें ए था शायद, और मैंने उसको गलत बता दिया था, सी बता दिया था, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 था वो। तो मेरी एक व्यूवर्स है जो बताई थी
क्या तो नाम था उनका, कृति या कीर्ति गुप्ता करके, उन्होंने बताया था कि मैम ये क्वेश्चन गलत, आपने इसका आंसर गलत बता दिया क्वेश्चन नंबर 10 का, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसका आंसर सी ना हो करके उसका आंसर ए होगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन पे आते हैं कि मैच ऑफ द फॉलोइंग इन द कंटेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ शिवा टेम्पल बाई चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट in the early 11th century and choose the correct option। चोला राज्य राजेंद्र प्रथम तथा 11वीं शताब्दी में बनाए गए विश्व मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ये सारे मंदिरों के नाम दिए गए हैं, किस वंश में बनाए गए थे, किस वंश से संबंधित है, ये सारे आपको बताने हैं और नीचे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शन देखिए, ये ए है सूर्यपीठिका, मतलब कि सन पेडेस्टल। तो सूर्यपीठ का जो होगा ये किससे मैच होगा, ये आपको बताना है। तो ये 4th से होगा, ये चालुक्य वंश से संबंधित है। ये बी है नंदी स्टैचू, नंदी मूर्ति, तो ये किससे है, पूर्व चालुक्यों से संबंधित है। तो ये इस कहाँ पे आ जाएगा, 3rd वाले से मैच हो जाएगा। सी है इमेज ऑफ भैरवा, मतलब भैरव की एक प्रतिमा, इमेज ऑफ भैरव। तो ये किससे संबंधित है, ये कलिंगों से संबंधित है, ठीक है। तो ये 2nd से मैच हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है काली स्टैचू, काली की मूर्ति, तो ये लास्ट में जो बचा 1st वाला ऑप्शन कि ये पालों से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4th, 3rd और 2nd और 1st, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु फाउंडेड द वीरशैव, ठीक है, वीरशैव आंदोलन जो है, वीरशैव मूवमेंट, वीरशैव आंदोलन की स्थापना किसने की, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है ज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी बसवन्ना, ऑप्शन डी है रामानुज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बासवन्ना। 12वीं शताब्दी में क्या है, कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ और जिसका नेतृत्व क्या है, बसवन्ना, जो 1106 और 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। और बासवन्ना जो कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे और इनके अनुयायी वीर शैव, मतलब कि शिव के वीर, इसका मतलब होता है शिव के वीर, व लिंगानुपात मतलब लिंग धारण करने वाला कहलाए थे। तो वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने की है, तो वो बासवन्ना ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटीज लाइव इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है। ऑप्शन ए खोंड, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी खांसी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खोंड, ठीक है। ये जो 19वीं सदी तक के जो देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में क्या है सक्रिय थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समुदाय पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादों को क्या है इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। तो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड जो है, खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था और इस समुदाय के लोग टोलियां बना करके क्या है शिकार पर निकलते थे, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके इतने ही आज क्वेश्चन थे। ये आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे कंप्लीट होता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एनसीईआरटी को सारे पढ़ जाइए। अब तो आपको पता भी चल गया कि एग्ज़ाम की डेट कब है। तो 20 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम डेट है ना, 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा 2023 में और ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। ऑनलाइन से अब फिर से ऑफलाइन हो गया है, ठीक। तो मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। आप मुझे सपोर्ट करें अच्छे से और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दिया कीजिए कि कोई भी अगर डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। मैं सबके कमेंट्स को पढ़ती हूँ, हाँ, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी लोगों का आंसर करूँ, ठीक है। फिर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ अच्छे कंटेंट और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।